अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में ह्यूमन आँख कैसे इमेज फॉर्म करती है सीख रहे थे। स्टूडेंट्स, अब हम एक और स्टेप आगे आएंगे इस लेक्चर में। हम ये देखेंगे कि आखिर इमेज फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो तो इमेज शार्प आएगी। और स्टूडेंट्स, हम ये भी सीखेंगे कि ह्यूमन आई आखिर ऑब्जेक्ट का इमेज अपने रेटिना पर फोकस कैसे करती है। और स्टूडेंट्स, वो ह्यूमन आईज जो इमेज को फोकस करने की सलाहियत खो देती हैं, आखिर उनमें क्या प्रॉब्लम होता है, उनके डिफेक्ट को क्या कहते हैं और उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई या करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को डिटेल से पढ़ने के लिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में ये देख चुके हैं कि आखिर आँख इमेज कैसे फॉर्म कर रही है। स्टूडेंट्स, अब हमें आगे इससे चलना होगा। आपको याद है जब हमने साउंड का चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारा कान मैक्सिमम और मिनिमम आखिर क्या फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। हमने यानी मैक्सिमम और मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन एयर पढ़ी थी। क्या थी वो डियर स्टूडेंट्स? दैट वाज ऑलमोस्ट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। आपके सामने लिखी हुई रिकॉल हो गई। स्टूडेंट्स, आखिर हमारी ये जो आँख इमेज फॉर्म कर सकती है, ये इमेज कैसे किस कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर फॉर्म कर सकती है, यानी आखिर ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो तो हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हो, वो ऑब्जेक्ट आपकी आंख के करीब आता चला जाए, आप उसे स्टिल ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसकी इमेज आपकी रेटिना पर फॉर्म हो सकती है। अगर ये मज़ीद करीब आता चला जाए, फिर भी इमेज अगर फॉर्म हो रही है तो स्टिल हम कहेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से बियॉन्ड है। अगर ये करीब आते आते एक ऐसे पॉइंट से भी क्रॉस करके करीब आ जाए, अब आपके रेटिना पर इमेज क्लियर ना बन सके, तो अब हम कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज विद इन द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। सो स्टूडेंट्स, नियर पॉइंट हम प्रीवियस वीडियोस में बारहा दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नियर पॉइंट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो इसे डी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नियर पॉइंट वो मिनिमम फासले की वैल्यू है जहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आँख का फार पॉइंट भी होता है कि आप दूर से दूर पड़ी किस चीज़ को देख सकते हैं। मैं बहुत दूर पड़े ऑब्जेक्ट्स को देख सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रात को आसमान में सितारे भी देख सकता हूँ। तो सितारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं। तो अगर मैं उन्हें भी देख सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी आँख का फार पॉइंट बहुत दूर है। यस, आपने ठीक सुना, इसे फार पॉइंट कहते हैं। फार पॉइंट वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर पड़े ऑब्जेक्ट का इमेज हम अपनी आंख के रेटिना पर हासिल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फार पॉइंट को डिफाइन किया जा सकता है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट for which the image can be obtained on the retina is called as the far point. So near point तकरीबन 25 सेंटीमीटर है, तो far point infinity होता है। far point की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये 25 सेंटीमीटर और ये इन्फिनिटी की लिमिट्स सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। डिफेक्टिव ह्यूमन आई इन कंडीशंस के ऊपर फॉल नहीं करती। अगर कोई ह्यूमन आई डिफेक्टिव है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका भी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर हो। अगर कोई ह्यूमन आई डिफेक्टिव है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि उसका फार पॉइंट भी इन्फिनिटी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नियर और फार पॉइंट ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यूमन आई की जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपने नियर और फार पॉइंट को सीखा। अब सवाल ये है कि अगर नियर पॉइंट से फार पॉइंट तक के दरमियान ऑब्जेक्ट कहीं पर भी पड़ा हो तो उसकी इमेज हमारा आँख का कॉन्वेक्स लेंस रेटिना पर कैसे फॉर्म करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अगर हम कैमरा की बात करें, आपने कैमरा में दो ऑप्शंस देखे हैं, एक ऑटो फोकस, एक मैनुअल फोकस। आप सब कैमरास यूज़ करते हैं। अगर आप मैनुअल फोकस की ऑप्शन कैमरा पर सेट करें,
एक ऑब्जेक्ट कैमरा के सामने रखें तो आप देखेंगे अगर उस ऑब्जेक्ट की इमेज शार्प या ब्राइट हो तो उसी सेटिंग्स के ऊपर अगर आप अपने उस ऑब्जेक्ट को कैमरा से परे ले जाएं, दूर ले जाएं, अब उसकी इमेज लें तो इस बार उसकी इमेज पहले की तरह शार्प या फोकस्ड नहीं होती। उसकी रीज़न ये है डियर स्टूडेंट्स कि अब जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो पहले वाली सिचुएशन या कंडीशन से डिफरेंट है। सिर्फ पहले वाली सिचुएशन या कंडीशन में हमने उस अपने कैमरा की फोकल लेंथ को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया था कि इमेज फोकस्ड और शार्प आए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस बार क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को क्योंकि थोड़ा सा दूर ले जा चुके हैं तो इस बार वो कंडीशन ओबे नहीं होगी, यानी कि इस बार फिर ऑब्जेक्ट का फोकस्ड इमेज प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपने कैमरा की सेटिंग को फोकस करना पड़ेगा। तो कैमरा में जो हमारे पास ऑप्शन है हम उसे फोकस कर सकते हैं इस लेंस को रोटेट करके, लेंस को आगे पीछे मूव करके फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है या डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द थिन फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म चेंज किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स ह्यूमन आई में आखिर हम हर ऑब्जेक्ट की फोकस्ड इमेज कैसे हासिल कर सकते हैं? स्टूडेंट्स हमारी आँख भी कैमरा ही की तरह ऑब्जेक्ट्स को फोकस करती है। स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट पकड़कर उसे गौर से देखना शुरू करें तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे जितनी चीज़ें हैं ब्लर हो जाती हैं। उस वक़्त सिर्फ आप उसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं, उसी की शार्प इमेज आपके रेटिना पर फॉल कर रही होती है, बाकी तमाम चीज़ें ब्लर हैं। तो आखिर आपकी आँख ये सब कुछ कैसे करती है? स्टूडेंट्स इस अमल को अकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि आपकी आँख आपके लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके हर बार एक शार्प इमेज आपके रेटिना पर फॉर्म करवाती है। तो ये प्रोसेस हमारी आँख का अकोमोडेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स समझाता हूँ कैसे। सपोज़ कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो कहीं दूर पड़ा हुआ है, इस दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की रेज तकरीबन पैरेलल है। ये लाइट की रेज इस हमारी आँख के कॉन्वेक्स लेंस में से पास करके रेटिना पर फोकस कर जाएंगी। इस केस में हमारी आँख का लेंस रिलैक्स्ड कंडीशन में है। हमारी आँख के लेंस के साथ कुछ कैलरी मसल्स कनेक्टेड होते हैं। ये कैलरी मसल्स इस आँख के कॉन्वेक्स लेंस को थिक या थिन कर सकते हैं। तो इस स्टेट में हमारी आँख का लेंस थिन है। इस लेंस से पास होने के बाद लाइट की रेज रेटिना पर फोकस कर रही हैं। सो कोई टेंशन नहीं है इस वक्त लेंस पर। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को करीब लाते जाएं, आप एक्सपेरिमेंटली करके देखिएगा, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के या आँख के करीब लाते जाएंगे, इस वक्त आपकी आँख पर टेंशन बढ़ती जाएगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप आँखों से ज़ोर लगा रहे हैं इस चीज़ को फोकस करने के लिए, आप ज़ोर लगाते जा रहे हैं इस चीज़ को फोकस करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस केस में जब ऑब्जेक्ट इस आँख के करीब आता चला जाता है तो हमारी आँख के लेंस के गिर्द मौजूद ये कैलरी मसल्स टेंस होते चले जाते हैं और टेंस होके हमारी इस आँख के लेंस को फैट करते चले जाते हैं, इसकी फोकल लेंथ कम करते जाते हैं। आपको बताया था कि जितना लेंस फैट होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। तो फोकल लेंथ कम करते चले जाते हैं। लेंस की कोशिश होती है कि ऑब्जेक्ट हमेशा फोकल लेंथ के बाहर हो। तो जितना ऑब्जेक्ट करीब आता जाएगा फोकल लेंथ उतनी कम होती जाएगी ताकि ऑब्जेक्ट हमेशा फोकल लेंथ के बाहर हो, हमेशा इमेज रियल बने। तो डियर स्टूडेंट्स जब तक ये फिनोमिना होता रहेगा हम अपनी आँख के रेटिना पर एक रियल इमेज ऑब्टेन करते रहेंगे। वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम अपनी आँख के इन कैलरी मसल्स को टेंस करके रियल इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, वही मिनिमम डिस्टेंस नियर पॉइंट है। तो नियर पॉइंट से जब आप फर्दर करीब लाने की कोशिश करते हैं तो उससे ज़्यादा फर्दर करीब लाने पर आपकी आँख इन लाइट की रेस को फोकस नहीं कर पाती। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपकी आँख के मसल्स
आपके लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर रहे हैं हर बार एक फोकस्ड और शार्प इमेज हासिल करने के लिए, इस फिनोमेना को हम अकोमोडेशन कह चुके हैं। तो चलिए फिर अकोमोडेशन की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। The variation of the focal length of the eye to form a sharp image on the retina is called as accommodation. My dear students, the concept was very simple. लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बावजूद भी कुछ डिफेक्टिव आइज़ के अंदर इमेज फॉर्म करने की सलाहियत नहीं होती, जिसे हम नज़र की कमज़ोरी कहते हैं। हम कहते हैं कि नज़र कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ तो हमें करीब की चीज़ें दिखाई नहीं देती, हम परे रख के दूर रख के देखते हैं, या हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, हम उन्हें करीब रख के पास करके क्लोज करके देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि हमारी आँख की डिफेक्टिवनेस की दो टाइप्स हैं, एक है नियर साइटेडनेस और एक है फार साइटेडनेस। स्टूडेंट्स, इस डिफेक्टिवनेस को डिफाइन करते हैं कि डिफेक्टिवनेस है क्या। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफेक्टिवनेस या डिफेक्ट ऑफ विजन की डेफिनेशन आप लिखी देख रहे हैं, द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड एज द डिफेक्ट ऑफ विजन। कि किसी भी आंख की ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज बनाने की सलाहियत अगर ख़त्म हो जाए तो उसकी इस इनएबिलिटी को, उसकी इस सलाहियत के ख़त्म होने को हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिफेक्ट ऑफ विजन आपको समझ में आ गया कि अगर इंसानी आंख कमज़ोर हो चुकी है, नज़र कमज़ोर हो चुकी है, इमेज सही नहीं बन सकता, तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दो किस्म की है, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। चलिए नियर साइटेडनेस को भी स्टडी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नियर साइटेडनेस से क्या मुराद है? ये जो लफ्ज़ नियर और साइटेडनेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो पेशेंट है, जो डिफेक्टिव आई साइट वाला शख्स है, वो दूर पड़े ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकता, मगर इस नाम में मौजूद साइटेडनेस को देख सकता है। यानी नियर साइटेडनेस का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, वो शख्स करीब पड़े तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, उनका फोकस्ड इमेज अपने रेटिना पर हासिल कर सकता है, लेकिन दूर पड़े ऑब्जेक्ट्स को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, इसी नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम मायोपिया भी है। स्टूडेंट्स, इस मायोपिया के अंदर क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये हमारा आई बॉल, इस आई बॉल के सामने अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, यानी दूर दराज कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उस दूर दराज ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की रेज जब हमारे इस लेंस में से पास होंगी तो पहले ही फोकस हो जाएंगी। यानी याद रखिएगा, नियर साइटेडनेस वाले शख्स की लेंस की फोकल लेंथ शॉर्टर हो चुकी होती है, वो लाइट की रेज को जल्दी फोकस कर देता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नियर साइटेडनेस वाला शख्स है, उसकी आई की फोकल लेंथ एक ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आई की फोकल लेंथ के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है? स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये लाइट की रेज पहले फोकस हो गई हैं, यानी फोकल लेंथ कम है। तो याद रखिएगा, इन द केस ऑफ nearsightedness, the patient's eye have a focal length less than the focal length of a normal human eye. The lens is fat. जो लेंस है थोड़ा सा फैल चुका है, थिक हो चुका है, टेंस्ड है, दूर बड़ी चीज़ को क्लियर नहीं देख पाएगा, जल्दी रेज को फोकस कर देगा। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लाइट की रेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो गई हैं, रेटिना पर पहुंचेंगी तो ही तो इमेज हमें दिखाई देगा। अभी तो रेटिना पर पहुंची भी नहीं, तो हमें इन फोकस होने वाली लाइट की रेस को रेटिना तक पहुंचाना है, रेटिना पर फोकस करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रेमेडी क्या होगी? इसकी रेमेडी है कॉनकेव लेंस। आप जानते हैं जो लाइट की रेस जल्दी फोकस हो जाएं, हमारा कॉनकेव लेंस उन्हें डाइवर्ज कर देता है। यानी अगर हम इस केस में अपने पेशेंट की आंख के आगे एक कॉनकेव लेंस प्लेस कर दें, तो वो लाइट की रेज जो पहले जल्दी फोकस हो रही थी, माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज होकर फिर हमारी आँख में दाखिल होंगी और बजाय अब पहले फोकस होने के हमारे रेटिना पर ही फोकस होंगी और क्लियर और शार्प इमेज ऑब्टेन हो जाएगी।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस केस में हम ये जो कॉन्केव लेंस से निकलने वाली, डाइवर्ज होने वाली रेज है, इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ऐसा महसूस होगा कि ऑब्जेक्ट करीब पड़ी हुई है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये करीब पड़ा हुआ बन जाएगा, यानी ऑब्जर्वर को यूं ही महसूस हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कहीं करीब पड़ी हुई है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट दूर पड़ी है, उससे आने वाली लाइट की रेज पहले फोकस हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस बात को समराइज करते हैं। नियर साइटेडनेस में पहली बात, द नियर विजन इज करेक्ट, फार विजन इज डिफेक्टिव। इसे मायोपिया भी कहते हैं। फोकल लेंथ इसमें शॉर्ट हो चुकी होती है, लेंस इसमें टेंस्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको करेक्ट किया जा सकता है कॉन्केव लेंस से। चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम को, अगले डिफेक्ट को भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगला डिफेक्ट है जिसे कहा जाता है फार साइटेडनेस। स्टूडेंट्स, फार साइटेडनेस जैसे कि मैं बता चुका हूं, नाम में मौजूद डिस्टेंस पर ठीक देखा जा सकता है। तो फार साइटेडनेस क्या होगी? एक ऐसा शख्स जिसकी नज़र की कमज़ोरी कुछ इस तरह से हो कि दूर पड़ी चीज़ों को तो देख सकता है लेकिन करीब मौजूद चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो हम इस केस में उसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिसएबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। यानी कि ये हमारे लेंस की, हमारी आँख की वो डिसएबिलिटी है जिसमें हम करीब पड़ी चीज़ों को नहीं देख सकते, जिस तरह से मैं बता चुका हूँ, दूर पड़ी हुई चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स का इमेज तो फोकस हो जाएगा हमारी आँख के रेटिना पर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आई बॉल के करीब पड़े हैं, डियर स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होगा? लाइट की रेज इस करीब पड़े ऑब्जेक्ट से निकल के हमारी आँख के लेंस से कन्वर्ज होंगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे रेटिना पर फोकस नहीं होंगी बल्कि रेटिना के भी पीछे जाके फोकस होंगी। यानी कि उन लाइट की रेज को जिन्हें रेटिना पे फोकस होना चाहिए था, वो ज़्यादा फासले पर जाके फोकस हो रही हैं, ज़्यादा दूर डिस्टेंस कवर करके फोकस हो रही हैं। यानी कि हमारी आँख के लेंस की फोकल लेंथ बढ़ चुकी है, ज़्यादा दूर जाके फोकस करें, हमें जल्दी फोकस करवाना था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हम कहते हैं कि द ह्यूमन आई लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। In fact, the image is being focused far from retina. The focal length of the human eye has been increased. क्योंकि अब ये फोकल लेंथ बढ़ चुकी है, दूर जाके ऑब्जेक्ट फोकस हो रहा है, आप चाहते हैं पहले फोकस हो, तो पहले फोकस करने के लिए आपने कन्वर्जिंग लेंस बीच में प्लेस कर दिया। ये लाइट की रेज को जो फोकस नहीं हो पा रही उन्हें फोकस करने में हेल्प करेगा। सो आप देख सकते हैं वो लाइट की रेज जो करीब पड़े ऑब्जेक्ट से आई, इस हमारे कन्वर्जिंग लेंस में से पास की, थोड़ा सा कन्वर्ज हुई और साथ ही फिर आँख के कन्वर्जिंग लेंस में से पास की, तो फ़ौरन से सारी की सारी फोकस हो जाएंगी इस रेटिना के ऊपर। अगर आप इन लाइट की रेज को जो कि इस एक्सटर्नली प्लेस्ड कन्वर्जिंग लेंस में से पास कर रही हैं पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करें तो ऐसा ही लग रहा होगा कि एक दूर पड़े ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, यानी पेशेंट को यही फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट कहीं दूर पड़ा। स्टूडेंट्स, अब इसी बात को भी समराइज करते हैं। हम फार साइटेडनेस में ये कह रहे हैं, अ पेशेंट कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स नियर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स, द फोकल लेंथ ऑफ द पेशेंट्स आई इज इंक्रीज्ड, the lens are in the relaxed form. So in order to rectify this, in order to solve this problem, we need to place the convex lens before the lens of the patient. जिस केस में easily light की रेज इस आँख पर फोकस हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ तमाम पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इस फार साइटेडनेस का एक और नाम भी है डियर स्टूडेंट्स, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। इस सारे चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में और बहुत प्रिसीजन के साथ समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द मिरर टिल द लेंसेज आपने सीखे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद अब हम जब इसकी आगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो MCQs से स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप कोशिश कीजिएगा कि अगली बार मिलने से पहले उन्हें सॉल्व किए रखें, ताकि जब हम उन्हें सॉल्व करना शुरू करें तो आप
उन तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाबात पहले से जानते हो और डिस्कशन के दौरान आपकी अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप उसे दुरुस्त कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।